इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? क्रैमर विधि ना। वापस से रिवाइज करते हैं इसको। क्रैमर विधि क्या होता है? क्रैमर विधि में हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर दो चरांक होंगे, वो दो चरांक के पास जो भी गुणांक होंगे, एक समीकरण हमेशा कौन से रूप में होगा? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के रूप में, जिसमें हमको क्या करना है, आपको दो समीकरण दिए रहेंगे a1 b1 c1। ये आपका समीकरण नंबर 1 होगा। दूसरा क्या होगा? a2x b2y बराबर c2। ठीक है, हमने x को कौन सा नंबर दिया था? 1, y को 2 और c को 3, और d के लिए क्या कंसीडर किया? 12, dx के लिए 32 और dy के लिए 13। 12, 32, 13। और इसके बाद हमको क्या आंसर निकालना रहता है? x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। जो भी वैल्यू dx और dy और d की आएगी, वही वैल्यू को क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू में पुट अप करना है। ठीक है, अब मेरे पास कभी कभार जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो कैसे आते हैं? dx इज इक्वल टू 9, dy इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 3। मतलब dx का मान 9 है, dy का मान 3 है और d का मान 3 है। तो मुझे ये बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी? तो उस वक्त आप किसको यूज नहीं करोगे? dy को, क्योंकि x का फॉर्मूला क्या बोलता है? dx बटे d, मतलब 9 बटे 3। आंसर कितना आएगा? 3। और y की वैल्यू dy बटे d, 3 बटे 3। आंसर कितना आएगा? 1। मतलब आपको किसी भी टर्म में d, dx और dy की वैल्यू निकालने का टेंशन ही नहीं पालना है। आपको डायरेक्टली क्या करना है? dx, dy, d की वैल्यू दी होगी, आपको x इज इक्वल टू dx बटे d और y इज इक्वल टू dy बटे d की वैल्यू को पुटअप करके आंसर निकाल लेना। ये आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस में आता है या तो 2 मार्क के लिए दिएगा। कैसा हो जाता है बोर्ड पैटर्न? कैसा बताता है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 में 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला MCQs आएगा 4 क्वेश्चन, और दूसरा 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा 4 क्वेश्चन। ओके, ये क्लियर हुआ आपको ना? आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स में जो भी बनाने के बाद मैंने आपको बोला था कि उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आपने सॉल्व किया होगा, आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट नहीं आया होगा। ओके, लेकिन तो भी हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। समीकरण 1, x माइनस वाई बटे 2 बराबर 1 बटे 2। इसको मैं समीकरण का नंबर नहीं दे रहा हूं, उसका रीजन क्योंकि बटे में है ना। बटे में है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना है। तो यहां पे क्या आएगा? 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। तो क्या क्या रूल है? अगर बटे में 2 है तो हमारा रूल क्या होता है कि अगर जिसके बटे में 2 है उसका 2 कट जाएगा और बाकी सबको 2 लग जाएगा। तो यहां पर 2 लगा, यहां पे कट गया, यहां पर कट गया। ओके, अब आते हैं x वाले को नंबर क्या देना है आपको? 1, 2, 3। d क्या बोलता है? 12 मॉड लिया, क्या आएगा आंसर? 2। नीचे क्या आएगा? 2, बाजू में 3 माइनस 1, 1 2 1 2। तो हमको उसके x और y को लिखना नहीं रहता, हमको सिर्फ उसके गुणांकों को लिखना रहता है।
ठीक है, चिन्ह के साथ। 2 गुणे -1 -3 गुणे 2, आंसर क्या आएगा? -2 -6, कितना हो? -8। किसकी वैल्यू है? डी की। अब आता है dx। dx कैसे निकलेगा? 12 के बाद क्या यूज करना है आपको? 32 में पहले 3 नंबर्स को लिखना है, और कोई भी 32 को 23 मतलब 23 में नहीं कन्वर्ट करेगा। मतलब पहले बोला 3 वाले नंबर्स को लिखना है तो 3 को ही लिखना है, फिर 2 को। तो यहां पर क्या आएगा? 2 और 1, और दूसरा क्या है? 3 और -1। चलो 3 गुणा करते हैं इसका, क्या होगा? 2 गुणे -1, और कोई भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं रखने का, उसके लिए ब्रैकेट का यूज करने का। -3 गुणे 1 कितना होगा? -2 -3, आंसर कितना आया? -5। किसका आंसर है? dx का। सेम वर्क dy में किसका यूज करना है? 13 का। 13 मतलब 1 और 3, तो यहां पर 2, फिर 2 और 1, 2 गुणे 1 -2 गुणे 2, 2 एकम 2, -4, आंसर कितना है? -2। किसका आंसर है? dy का। ये आपके dx का आंसर, ये आपके d का आंसर। सारे आंसर्स क्लियर होने के बाद आपको किसका आंसर निकालना है? x और y का। x का फॉर्मूला क्या होता है? dx बटे d, और y का फॉर्मूला क्या होता है? dy बटे d। dx का आंसर क्या होगा? -5 बटे -8, तो यहां पर आएगा 5 बटे 8। किसका आंसर? x का। नेक्स्ट वन, y का आंसर, dy की वैल्यू -2 -8, तो यहां पर ये 2 और 8 कटेगा, तो आंसर क्या आएगा? -1 बटे 4। ये किसका आंसर? और ये किसका आंसर? x का। क्लियर? ये y और ये x। ओके, पीछे आंसर चेक कर लेना, आंसर राइट है कि रॉन्ग। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको बोला था कि आपको घर से करना है, ठीक है। लिखना है कि लिख लिया है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्रैमर रूल मान रखकर निरसन करना या तो गुणांकों को समान करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज करना है, समीकरण को सॉल्यूशन कैसे करना है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस क्वेश्चन में लिखा होगा युगपत समीकरण हल करो, या तो सिर्फ लिखा होगा समीकरण हल करो। देखते हैं एग्जांपल 1 क्या है क्वेश्चन में। फोर अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 and next one 3 upon x plus 4 upon y is equal to 5। ओके, क्या बोला गया था कि ये युगपत समीकरण नहीं होगा, सिर्फ लिख दिया गया हल करो और ये समीकरण दे दिया, हल करो लिख दिया और ये समीकरण दे दिया। पहले तो ये पता करना है हम लोग को कि युगपत समीकरण है कि नहीं। एग्जैक्ट ये युगपत समीकरण है ही नहीं, क्योंकि x कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 चरांक है कि नहीं इसमें? 2 चरांक है, लेकिन 2 चरांक वाले इस रेखीय समीकरण में हमको x और y तो बट्टे में दे दिया। x और y किस में दिया है? बट्टे में। तो पहले तो हमको इसको सॉल्व करने से पहले इस बट्टे के x और y को क्या करना है? हटाना पड़ेगा। नंबर्स
जब होते हैं तो उसको हटाने का रूल अलग होता है। उसके अंदर बोलते हैं कि जो नंबर होगा उसी नंबर से सब में क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है, ठीक है। लेकिन जब x और y बटे में होगा तो ये रूल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, कोई भी इसका तिर्यक गुणा नहीं करेगा। यहां पर 4 बटे x को क्या देखना है, 4 बटे x को क्या देखना है, ध्यान से समझना। 4 बटे x है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4 को साइड में कर दिया और 1 लिख दिया, 1 बटे x। और y को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणे 1 बटे y। इसमें 1 बटे x है, इसमें 1 बटे y है, तो इसमें भी 3 गुणे 1 बटे x होगा, इसमें भी 4 गुणे 1 बटे y होगा। नहीं समझा? क्योंकि जब भी 4 को मैंने साइड में किया तो यहां पर 0 नहीं बचता है, यहां पे क्या बचता है, 1 बचता है, क्योंकि 4 एकम 4 होता है, 5 एकम 5 होता है। मतलब मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, दो पार्ट में अलग कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे जो 1 बटे x और 1 बटे y है ना, उसको आप मानोगे, माना 1 बटे x बराबर a, 1 बटे y बराबर b। तो बहुत लोग गलती कहां पर करते हैं, जब मैं 1 बटे x को मान रहा हूं a, तो 1 बटे x को हटाकर मुझे a लिखना पड़ेगा ना। तो 1 बटे x को हटाकर अगर मैं a लिखता हूं तो 4 बटे a आएगा कि 4 गुणे a आएगा, 4 गुणे a आएगा, मतलब 4a आएगा ना आंसर। बहुत लोग क्या लिखते हैं, 4 बटे a, ओके, प्लस 5b बराबर 7। ये हुआ समीकरण नंबर 1। सेम वर्क, अभी जहां पे 4 बटे x था वहां पे 4a लिखा, तो जहां पे 3 बटे x है वहां पे क्या लिखूंगा, 3a प्लस 4b बराबर 5, समीकरण नंबर 2, ओके। ये आने के बाद अब आपका काम क्या है, गुणांकों को समान करना, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 काटेंगे किसको, b को, और b को काटने के लिए b का गुणांक क्या होना चाहिए, समान। और b का गुणांक समान कैसे होगा, जब समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा होगा, 4 से, और समीकरण नंबर b में किससे गुणा होगा, 5 से। अदला बदली करना पड़ेगा ना, मतलब जिसके पास 1 के पास 5 है b के पास ना, समीकरण 1 में b गुणांक कितना है, b का गुणांक 5 है और इसमें b का गुणांक कितना है, 4 है। तो समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करना है, 4 से, और समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा करना है, 5 से। तो लिखूं यहां पर समीकरण नंबर 1 में 5 तथा समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करने पर। चलो गुणा करते हैं। समीकरण 1 में किससे गुणा करना है, 4 से, 4 चौक 16a प्लस 4 पंचे 20b इज इक्वल टू 28, समीकरण नंबर 3। इसमें किससे गुणा, 5 से, 15a प्लस 20b बराबर 5 पचे 25, समीकरण नंबर 4। अब गुणांक तो समान हो गए तो चिन्ह भी देखना पड़ेगा, चिन्ह समान है कि असमान है, समान है, ठीक है। जिसका गुणांक समान होता है उसी के चिन्ह को देखना पड़ता है हमको। तो उसके चिन्ह समान दिखे तो क्या करेंगे हम लोग, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 16 में से 15 गया, a आएगा, 28 में से 25 गया, 3 आएगा,
ये आया किसका आंसर? ए का। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कोई भी इसको समीकरण के अंदर नहीं रखेगा। मतलब अभी देखो यहां पे ए का मान 3 आया, यहां कहां रख सकते हो? ए है क्या इसके पास? बी भी आता तो बी है क्या इसके पास? नहीं है, तो वैल्यू पुटअप नहीं होगी। किस में हो सकती है? जहां पर ए और बी होगा। तो समीकरण नंबर 1 में ए बराबर क्या रखने पर? ए बराबर 3 रखने पर 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 7। चार 12 प्लस 5b इज इक्वल टू 7। ओके, 5b बराबर 7 में से क्या जाना चाहिए? 12। साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो क्या मिलेगा आपको आंसर? -5। 5b, b बराबर क्या होगा? b बराबर क्या आएगा? -5/5। देन b बराबर कितना होगा? -1। क्लियर? b बराबर -1। इतना आने के बाद आपको क्वेश्चन a और b के रूप में दिया हुआ है कि x और y के रूप में दिया है? x और y। तो हल करने के लिए मुझे x और y की वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकालने के लिए पुनः मानेंगे, पुनः माना कि ये जो लिखा है 1/x की जगह पे मैंने a लिखा, तो अब a की जगह पे क्या लिखना है आपको? 1/x। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग a बराबर 1/x और b बराबर 1/y। उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, अब a का मान क्या आया है? 3 बराबर 1/x, यहां पर -1 बराबर 1/y। अब इसके अंदर दो तरीका है, या तो फिर आप तिर्य गुणा करके इसका आंसर निकालो, या तो फिर आप विपर्य स्थानुपात निकाल के करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या होगा? इसके बटे में क्या है? 1 है। विपर्य स्थानुपात किया तो इधर क्या हो जाएगा? x, इधर क्या हो जाएगा? 1/3। नहीं समझा? इधर होगा y और इधर आएगा -1, क्योंकि बटे में 1 ही है उसके। बराबर? क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक था वो समझ जाओ। ये 4/x, 5/y, 3/x, 4/y। इस फॉर्मूले का यूज, इस तरीके का यूज आप तभी करोगे जब बटे में x और y होगा। दोनों हुए तो नहीं, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग होने चाहिए, x भी और y भी। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर x और y एक साथ होगा, 1/x + y, 1/x - y, लेकिन गुणे के रूप में नहीं होगा। अगर हुआ तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा हमको। ओके? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ये क्वेश्चंस क्लियर होने के बाद एक जगह पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, उसको चेंज कर लो। यहां पर 4 होगा और यहां पर 5 होगा। मतलब मैंने बोला सही था, लेकिन लिखते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। समीकरण नंबर 1 में 4 से गुणा करना था, समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करना था। ओके, आई होप कि आपने सब लिख लिया होगा। तो मैं इसे रफ करता हूं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। कुछ प्रॉब्लम सेट में भी है, प्रकीर्णन प्रसंग्रह में भी है। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक अपने फ्रेंड्स, कोई भी जो 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले होंगे उनसे ले लो, या तो फिर ई बाल भारती की साइट पे जाकर
आप इस टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में 4/x - y प्लस 1/x + y is equal to 3, and second one 2/x - y minus 3/x + y is equal to 5. ओके, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको दोनों पद x भी और y भी साथ में है, या तो प्लस के फॉर्म में या तो माइनस के फॉर्म में। जब दोनों साथ में हैं तो आप इसके अंदर भी देखो, 4 को अगर मैं साइड में करता हूं तो ऊपर क्या बचता है, 1 तो है ही। इधर 2 को साइड में करता हूं तो क्या बचता है, 1। इधर 3 को साइड में करता हूं तो क्या बचता है, 1। तो आपके पास 4 को हटाने के बाद क्या मिल रहा है, 1/x - y, और इधर 1/x + y, जिसको मैंने माना ये आपका a है, ये आपका b है। ओके, अब a आने के बाद जब मैं इसे लिखूं, मतलब 1/x - y की जगह पे मुझे a लिखना है, तो मैं कहां लिखूंगा, बटे में लिखूंगा कि गुणे के रूप में लिखूंगा, गुणे के रूप में लिखूंगा, क्योंकि मैं 1/x - y को हटा के क्या लिख रहा हूं, a लिख रहा हूं। तो यहां पर आएगा 4a प्लस ये तो पूरा b बनेगा क्योंकि 1 दिखता नहीं है, इज इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 1, यहां पर क्या मिलेगा आपको, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब काम तो हो गया, समीकरण बन गया। समीकरण बनने के बाद, समीकरण बनने के बाद अब आपका काम क्या होगा, इसमें क्या है, 1, इसमें क्या है, 3। तो समीकरण नंबर 1 में 1 है तो उसको मुझे क्या बनाना है, 3 बनाना है, और 3 है तो कोई बात ही नहीं। तो क्या बोलो, क्या लिखूं, समीकरण नंबर 1 में 3 तथा समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 9। 4 3 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। समीकरण नंबर क्या बना, 3। इसमें किससे गुणा करना है, 1 से, तो कुछ बदलेगा नहीं। तो क्या आएगा, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। समीकरण नंबर 2 बदला नहीं ना। क्या लिखो इधर, जोड़ने पर, क्यों जोड़ना पड़ा, प्लस माइनस चिन्ह अलग है, चिन्ह अलग है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो गया, 12 और 2 14a, 9 और 5 14, a बराबर 14/14। a का मान कितना आएगा, 1। क्लियर। अब समीकरण नंबर जो दिया है उसमें मान रखना है कि जो हमने बनाया उसमें मान रखना है, जो हमने बनाया। तो 1 या 2 में से किसी एक में भी रखेंगे मान। तो क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 में a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर रखते हैं 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। 4 का गुणा किस में होगा, 1 में, प्लस b बराबर 3। मैंने a को हटा के क्या लिखा, 1 लिखा। अब इस 4 का गुणा 1 में किया तो कितना आया, 4 प्लस b बराबर 3, b बराबर 3 माइनस 4, 4 इससे ट्रांसफर हुआ, b का मान कितना आएगा, -1। क्लियर। अब b का मान -1 आने के बाद a और b का मान आ गया। नहीं, क्वेश्चन का सलूशन किससे है, x और y से। जब x और y से सलूशन है तो मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए मुझे क्वेश्चन को पुनः मानना पड़ेगा।
और उसके ए और बी की जगह पर जो मान आया होगा उसे रखना पड़ेगा। तो यहां पर ए और बी को पुनः मानना है, तो पुनः माना a बराबर 1/x माइनस वाई और b बराबर 1/x प्लस वाई। तो a का मान कितना 1 है, कौन सा अनुपात लगाएंगे, विपर्यास्त अनुपात। तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, समीकरण नंबर 3। देखो वापस से एक समीकरण मिल रहा है आपको। ओके, अब अगर इसका तिर्यक गुणा करोगे तो भी चलेगा, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं हम लोग, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, सही है। अब वैसा लिखोगे तो भी बात एक ही है, ऐसा लिखोगे तो भी बात एक ही है। तो यहां पर नेक्स्ट वन क्या है, b का मान -1, x प्लस वाई को इधर लेता हूं, -1 को इधर लेता हूं, तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 4। ओके, ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया और वो 4 हो गया। तो इन दोनों समीकरणों को वापस से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। जब क्वेश्चन में बटे में x माइनस वाई x प्लस वाई आया तो समझ जाना आपका काम होगा कि पहले आपको उसे a और b में चेंज करना है। a और b में चेंज करने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद, पता करने के बाद आपको पुनः मानकर वापस से 2 समीकरण मिलेंगे। अब उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर किसी का भी गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर समीकरण नंबर 3 x प्लस वाई बराबर -1 है, समीकरण नंबर 4 है ये, और ये x माइनस वाई बराबर 1 है, समीकरण नंबर 3। ये कट गया, 2x 0 आएगा कि नहीं, देन x बराबर क्या मिलेगा 0, क्योंकि 2 से अगर मैं 0 में भाग दूं तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। समीकरण नंबर, ठीक है, समीकरण नंबर कौन सा है, अब मुझे x का मान रखना है, तो कोई कौन से समीकरण में, इसमें रख सकता हूं कि इसमें ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, इस तीसरे और चौथे में ज्यादा इजी पड़ेगा। तो हम समीकरण नंबर 3 में x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। ओके, इसको क्या किया हमने, जोड़ने पर x का मान 0 रखना है, कौन से समीकरण में 3 में। तो यहां पर क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर 1, इधर 0 रखा, माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस, ये 0 से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर कितना -1। ये है आपके x और y की वैल्यू। क्लियर? ओके, लिख लो। ये सारी चीजें लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद आपको एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर नंबर और एक चरांक दोनों चीज दी होगी उसमें। ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गया, मतलब आपके 1.4 में आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है 1.4 के एग्जाम्पल का, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y-2 is equal to 2, and next one 6/x minus 1 minus 3/y-2 is equal to 1। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कृति टाइप में दिया हुआ है, लेकिन हम कृति टाइप नहीं देखेंगे। आपको पता होगा कृति टाइप देखे तो भी आपको पूरा सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जो वैल्यूज भरनी है, जो वैल्यू उस बॉक्स में आनी चाहिए, वो तो आपको वैल्यू निकालने के बाद ही समझ में आएगा क्या रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग पहले सॉल्व करते हैं
5 को हटाने के बाद क्या मिल रहा है आपको 1, तो क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a, 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b। क्या किया हमने, माना। तो यहां पर 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या आएगा, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। ओके, बी। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में कौन से घटक को सेम करना है आपको, बी को। ठीक है, चॉइस आपकी है, लेकिन हम बी को सेम करते हैं। यहां पर 3, यहां पर 1, तो समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा, 3, तथा समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा करने पर। एक से गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं। 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 3। सही है। समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। कुछ चेंजेस किया ही नहीं है। क्या करना है, जोड़ने पर ये कटा 15 और 6 मिला के कितना होगा, 15 6 21, 21 और यहां पे 7। अब यहां पर क्या तकलीफ होती है, देखो बहुत जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि 21 अगर इधर जा रहा है तो 7/21 होगा, मतलब 21 कहां आएगा, नीचे आएगा। कहां पे, हर की जगह पर। आदत क्या होती है, बड़ा ऊपर होता है, बड़ा ऊपर होता है, ऐसा नहीं। अगर चरांक के साथ, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, अगर मैं उसको गुणे के रूप में देख रहा हूं तो उस साइड जाने पर वो कौन सा स्वरूप में चेंज होता है, भाग के स्वरूप में। तो a बराबर 7/21, और जब ये कैंसल होगा तो नीचे बड़ी वैल्यू बचेगी, उसमें से वैल्यू आने वाली है। तो 7 एकम 7, 3, तो ये 3 आंसर नहीं है, ये 1/3 है। ये किसका वैल्यू है, a का। अब a का आंसर आने के बाद आपको समीकरण नंबर 1 और 2 में से किसी एक में क्या करना है, a का मान रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, a के पास जाना और दोनों समीकरण में जहां पर a होगा ना उसके पास जाना, और क्या देखना कि जहां पर भी ये 3 से कटने वाले नंबर होंगे उसके समीकरण में रखो, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। अगर आप यहां पे रखते हो तो ये 5 और 3 कभी कटेगा नहीं, लेकिन 6 के पास रखोगे तो कटेगा ही। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आए आपको बार बार, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में क्या करना है, a बराबर 1/3 रखने पर 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो यहां पर 6 गुणे 1/3 माइनस 3b बराबर 1, ये कटा तो कितना आएगा, 2, 2 एकम माइनस 3b बराबर 1, ठीक है। अब 2 को ट्रांसफर करो या 1 को इधर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं किसको ट्रांसफर करता हूं, मैं 3b को। 3b क्यों ट्रांसफर कर रहा हूं उसका रीजन बताता हूं। 3b इधर माइनस में, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस, और 1 इधर लेकर आओ, 1 बराबर 3b। देन इसका भी आंसर कितना आया, 1/3। ओके।
अब 1/3 आने के बाद ए और बी का आंसर मिल गया आपको, और ए और बी का आंसर पे ही काम खत्म हो रहा था क्या? नहीं, हमको क्या करना था, क्वेश्चन में किसका मान दिया हुआ है, x और y का, और जब x और y का मान दिया है तो हमको x और y की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y के रूप में है ना ये, तो x और y का ही मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पुनः मानेंगे। पुनः माना, a बराबर 1/x-1 और b बराबर 1/y-2। तो इस क्वेश्चन में विपर्य स्थानपात का यूज नहीं करना, अगर करोगे तो थोड़ा सा और टिपिकल हो सकता है ये। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 1/3 बराबर 1/x-1। अगर दोनों के ऊपर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, विपर्य स्थानपात कर सकते हो आप। ठीक है, नहीं कभी कभार नंबर आ गए तो यहां पर 2/3 आ गया आंसर, तो हो सकता है सिर्फ 5 आ सकता है, ये ऐसा है 7/21 आया। ठीक है, तो आंसर 1/3 आया, लेकिन अगर यहां पे 21/7 आ गया होता तो आंसर 3 होता, और 3 होता तो मुझे यहां पर सिर्फ 3 लिखना पड़ता ना, तो वहां पे विपर्य स्थान पर लगा तकलीफ देता। ठीक है, अब देखो यहां पर तिरे गुणा करोगे, बीच में बराबर है तो तिरे गुणा कैसा होता है पता है ना, 1 2, और अगर बीच में प्लस और माइनस होता तो तिरे गुणा कैसा होता है, 1 2 3। मतलब पहले इसका गुणा होगा इन दोनों का, फिर इन दोनों का गुणा होगा, और उसके बाद दोनों हर का गुणा होगा। ठीक है, x-1 is equal to 3, then x is equal to 3 plus 1, then x is equal to 4। सही है, क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, b का मान कितना था, उसका मान भी 1/3 है, 1/y-2 गुणा करते हैं, तिरे गुणा, y-2 बराबर 3, y बराबर 3 धन 2, देन y बराबर 5। जस्ट चेक कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग का आंसर राइट है कि रॉन्ग। ये 4 उठाओ, यहां रखो, कितना होगा, 4 में से 1 गया, 5/3। 5 उठाओ, यहां रखो, 1/3। 5 और 1 6/3, आंसर कितना आ रहा है, 2। परफेक्ट है, ओके, मतलब मुझे 4 और 5 मेरा आंसर राइट है। ठीक है, चलो लिख लीजिए। ये तो लिखना ही है आपको, उसके साथ साथ आपको 1.4 में जितने क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, वो पूरे के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके सोल्यूशन हुए रहेंगे, तो उसके जो भी डाउट रहेंगे उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा आपका वर्ड प्रॉब्लम, मतलब शाब्दिक प्रश्न। अब इस शाब्दिक प्रश्न में हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन में आप उसे कोई भी मेथड से सॉल्व करो, वो मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, इसमें यह मैटर करता है कि समीकरण बनेगा कैसे। ठीक है, तो समीकरण बनाना सीखना पड़ेगा हम लोग को, क्वेश्चंस को रीड करके समीकरण बनाना है। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, समीकरण बनाकर उसे क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत हुआ। ठीक है, बाय बाय।